मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट थर्ड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रही है। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें हम पढ़ रहे थे सिग्नल्स की स्प्लिटिंग को, किस प्रकार से सिग्नल्स है वो अपने बनते हैं। तो आज की क्लास में हम इसमें क्या पढ़ेंगे, देखें स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग या चक्रण चक्रण विपाटन को पढ़ेंगे। अब देखें इसमें किसी भी प्रोटॉन का जो स्पिन है उसके ऊपर उसके केमिकल एनवायरनमेंट का तो इफेक्ट पड़ता ही है। केमिकल एनवायरनमेंट में हम देखेंगे इसके जो पास में जो कार्बन है उस पर कैसे प्रोटॉन है वो उपस्थित है। तो यहाँ पे देखेंगे किसी प्रोटॉन की चक्रण पे उसके निकट स्थित दूसरा जो प्रोटॉन है उसके स्पिन या उसके चक्रण का प्रभाव भी पड़ता है। इस कारण से जो कोई भी प्रोटॉन है उस प्रोटॉन के एनएमआर रीजन में रेडिएशन का अवशोषण करने से जो सिग्नल्स आता है वो सिग्नल्स है वो सिंगलेट के स्थान पर, सिंगलेट यानी एक लाइन के स्थान पर दो तीन या चार लाइंस, दो तीन या उससे भी ज्यादा लाइंस में क्या होता है वो स्प्लिट हो जाता है। सिंगलेट नहीं आकर के या तो उसकी दो लाइंस आती है ऐसे, या फिर उसकी तीन लाइंस आती है, या फिर उसकी चार लाइंस आती है, या फिर उसकी पांच या ज्यादा लाइंस आती है। तो इस प्रकार के सिग्नल्स के सिंगलेट से स्प्लिट होने के कारण से दो आध लाइंस आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डबलेट बोलते हैं। तीन लाइंस आएंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट बोलेंगे। चार लाइन आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्टेट बोलते हैं। पांच लाइन को क्विंटेट बोलते हैं, छह लाइन को सेक्सटेट बोलते हैं। इस प्रकार से जो कई सारी लाइन्स बोलती आ जाती है उसको हम अपने हिसाब से क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेट नाम वो देते हैं। तो इस प्रकार से जब कोई भी एक प्रोटॉन है वो एनएमआर रीजन में रेडिएशन का अवशोषण करता है तो उसके कारण से उसका एनएमआर रीजन में जो स्पेक्ट्रा में जो सिग्नल आता है वो सिंगलेट का मतलब है एक लाइन नहीं आकर के इस प्रकार से उसमें वो उसकी लाइनें वो एक से अधिक लाइनों में स्प्लिट हो जाती हैं। इसी प्रोसेस को हम स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग कहते हैं। और ये स्प्लिटिंग क्यों होती है, क्योंकि कोई भी प्रोटॉन है, पीछे वाली क्लास में बताया था, कोई भी प्रोटॉन है वो एनएमआर रीजन में कौन सी रेडिएशन का अवशोषण करता है ये उस प्रोटॉन के केमिकल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि उस प्रोटॉन के साथ में किस प्रकार के ग्रुप है वो जुड़े हुए। यदि उसके पास में प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए होते हैं तब तो उसका सिग्नल्स है वो अपफील्ड में क्या करता है, अपफील्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, उच्च क्षेत्र से अवशोषण करता है। और यदि उस प्रोटॉन के साथ में माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगे हुए हों तो वो सिग्नल है वो निम्न क्षेत्र में अवशोषण करते हैं। निम्न क्षेत्र में अवशोषण करने से केमिकल शिफ्ट डेल्टा की वैल्यू हाई प्राप्त होती है, उच्च मिलेगी। और हाई फील्ड में एब्जॉर्प्शन करने से, अवशोषण करने से केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो अपने को लो मिलती है और लो फील्ड में करने से हाई मिलती है। ये अपोजिट रहेगा, इसका याद रखना। तो आगे इसमें चक्रण चक्रण विपाटन में हम क्या लिखेंगे, सिग्नल्स के इस प्रकार से, सिग्नल्स के इस प्रकार से सिंगलेट से डबलेट ट्रिपलेट क्वार्टेट मल्टीप्लेट में विभाजित होने की या विपाटित होने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग बोले। तो ये आगे ना प्रोटॉन में का प्रोटॉन है वो एनएमआर रीजन से रेडिएशन का अवशोषण करता है तो उसका सिग्नल एनएमआर स्पेक्ट्रम में सिग्नल सिंगलेट नहीं आकर के उस प्रोटॉन के साथ जुड़े हुए जो अदर ग्रुप्स है उनके व्यवहार के कारण से उसका सिग्नल्स है वो एक लाइन, सिंगल लाइन के रूप में नहीं आकर के कई लाइनों में विभाजित या विपाटित हो जाता है। और सिग्नल के इस प्रकार से विपाटित होकर डबलेट ट्रिपलेट क्वार्टेट मल्टीप्लेट बनाने की जो क्रिया होती है उसे स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक लाइन में, सिग्नल्स के सिंगलेट से मल्टीप्लेट, इन सारों को मल्टीप्लेट नाम देते हैं, कॉमन है। मल्टीप्लेट में डबलेट भी आएगा, ट्रिपलेट भी आएगा और मल्टीप्लेट भी आएगा। इस प्रकार से मल्टीप्लेट सिंगलेट के सिग्नल्स के सिंगलेट से मल्टीप्लेट, एकक से बहुकक बोलते हैं इसको। तो सिंगलेट के इस प्रकार से विपाटित होने की क्रिया को, सिग्नल्स के इस प्रकार से विपाटित होने की क्रिया को स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग या चक्रण चक्रण विपाटन, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग कहते हैं। आगे समझ लीजिए डेफिनेशन, सिंगलेट से मल्टीप्लेट बनाना किसके कारण से बनाएगा, कोई भी प्रोटॉन है वो सिंगलेट से मल्टीप्लेट किसके कारण से बनाएगा, उससे जुड़े हुए जो अदर ग्रुप हैं उनके कारण से बनाता है। या तो अदर ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट वाले होते हैं तब तो वो हाई फील्ड की तरफ जाता है, शिफ्ट कर दिखाएगा। यदि माइनस आई इफेक्ट वाले होते हैं तो लो फील्ड की तरफ शिफ्ट शो करेगा। हाई फील्ड की तरफ शिफ्ट, जितना हाई फील्ड की तरफ जाएगा इसके केमिकल शिफ्ट की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी, यानी जिस रीजन से ये रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करता है वो कम हो जाएगी।
और लो फील्ड की तरफ जितना जाएगा उसके केमिकल शिफ्ट की वैल्यू उतनी ही इंक्रीज कर जाएगी। अब हम बढ़ते हैं इसके एग्जांपल्स। तो ये आ गया सिग्नल की इस प्रकार से सिंगलेट एकक से मल्टीप्लेट बनाने की जो या इस प्रकार से विपाटित होने की क्रिया को स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग है वो कहेंगे। ये हो जाएगा इसका डेफिनेशन हो जाएगी। अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स। एग्जाम्पल्स में लेते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल एथिल ब्रोमाइड है। तो इसका एग्जाम्पल रहेगा अपना CH3 CH2 Br। ये किसका एग्जाम्पल है? एथिल ब्रोमाइड का। अब देखो इसमें दो प्रकार के प्रोटॉन्स है। हम लिखेंगे कि एथिल ब्रोमाइड्स में 2 टाइप्स प्रोटॉन है, 2 टाइप्स के प्रोटॉन्स है। एक तो देखो ये वाले हैं और एक ये वाले हैं। अलग अलग है क्योंकि ये जो प्रोटॉन है इसके पास में माइनस साइन इफेक्ट वाला है, Br जुड़ा हुआ है, जबकि इन प्रोटॉन से Br की डिस्टेंस ज्यादा है। तो ये अलग प्रकार के दोनों प्रोटॉन, तीनों प्रोटॉन अलग प्रकार के। अब हम पास वाले ग्रुप का नेबरिंग ग्रुप का कोई इफेक्ट नहीं माने तब हम ये बोल सकते हैं ना कि एक सिग्नल तो इनका आएगा और एक सिग्नल इनका आएगा। 2 सिग्नल आने चाहिए थे 2 सिग्नल्स किसके बीच में? 1 से लेकर के 2। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होता है डेल्टा की वैल्यू की। एथिल ब्रोमाइड में 2 प्रकार के प्रोटॉन होने के कारण से इसके 2 सिग्नल आने चाहिए थे NMR स्पेक्ट्रा में, जो कि केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 1 और 2 के बीच में 2 सिग्नल्स है वो इसके आने चाहिए, क्योंकि दोनों क्या है इसमें, दोनों ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन परमाणु होते हैं। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन परमाणु के जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है वो NMR स्पेक्ट्रा में डेल्टा की वैल्यू 1 और 2 के बीच में सिग्नल्स मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें मिलता क्या है अपने को? इसमें एक तो मिलता है अपने को क्वार्टेट, 2 टाइप्स के सिग्नल मिलेंगे। एक तो होता है क्वार्टेट जिसका रेशियो होता है 1:3:3:1, जो कि मिलता है डेल्टा की वैल्यू 3.4 पे। मिलना चाहिए था इस रेशियो में, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसे मिलता है। और एक मिलता है इसमें 1 2 3 ट्रिपलेट मिलता है। एक मिलता है ट्रिपलेट जो कि 1:2:1 के रेशियो में डेल्टा की वैल्यू 2.4 पे मिल रहा है अपने को। एक तो मिलता है 3.4 पे और एक 1.7 पे मिल रहा है। ये 1.7 पे मिल रहा है, ये 3.4 पे मिल रहा है। क्यों मिल रहा है ये? तो मिलने चाहिए थे अपने को 2 सिग्नल्स आने चाहिए थे और दोनों सिंगलेट लाइन सोच रहे थे इसके बेस पे तो हम, लेकिन उसमें से एक सिंगलेट लाइन है वो क्वार्टेट में चेंज होगी और एक सिंगलेट लाइन है वो ट्रिपलेट में चेंज होगी। यानी एक सिंगलेट लाइन 3 लाइनों में विभाजित होगी और एक सिंगलेट लाइन है वो 4 लाइनों में विभाजित होगी। तो इस प्रकार से 2 सिंगल लाइनों के क्वार्टेट और ट्रिपलेट में विभाजित होने की क्रिया को ही हम स्पिन स्प्लिटिंग या चक्रण विभाजन कहते हैं। ऐसा क्यों होता है वो हम देखेंगे। अब इसका एक साइड में छोटा सा NMR स्पेक्ट्रम बना लेते हैं। हाँ, हम 0 से स्टार्ट करते हैं, डेल्टा की वैल्यू 0 1 2 3 4 ऐसे आगे चल के यहाँ 10 तक आती है। और 0 पे हम मानते हैं कि किसका सिग्नल आता है? TMS टेट्रामेथिलसिलेन का आता है। तो एक तो ये बोला है ट्रिपलेट आएगा, बाद में बनाते हैं इसमें TF सिग्नल को बना के छोड़ देते हैं। यहाँ पे इसके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखी हुई होती है। ठीक है, NMR स्पेक्ट्रा है ये आपका NMR स्पेक्ट्रा। अब हम बताते हैं कि ये कैसे लाइंस आती है। ठीक है, अब देखें इसके अंदर स्पेक्ट्रा। सबसे पहले हम इन प्रोटोनों की बात करते हैं। इनको बोलते हैं मेथिल प्रोटोन और इसको बोलते हैं मेथिलीन प्रोटोन, क्योंकि हम CH3 ग्रुप को बोलते हैं मेथिल ग्रुप बोल दिया। और CH2 ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेथिलीन ग्रुप है वो बोलते हैं। CH3 मेथिल और CH2 को क्या बोलते हैं? मेथिलीन ग्रुप है वो हम कहेंगे। अब हम देखते हैं इन दोनों में किस प्रकार से सिग्नल्स हैं वो विपाटित होंगे। अब देखिए इसमें किस प्रकार से आएगा। सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं, इनकी कर लेते हैं। इनके पास में ये प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसकी जो सिग्नल्स बनेंगी क्या बनना चाहिए? तो इसमें सिग्नल्स की स्प्लिटिंग होती है ना, स्प्लिटिंग वो होती है स्प्लिटिंग का जो फॉर्मूला होता है वो रहेगा n+1। n का मतलब है कि जिन प्रोटोनों की हम स्प्लिटिंग देख रहे हैं उनके पास में कितने नेबरिंग ग्रुप जुड़े हुए, नेबरिंग प्रोटोन कितने। तो इसमें हम लिखेंगे नेबरिंग प्रोटोन, नंबर ऑफ
नेबरिंग प्रोटॉन, ये रहेगा ये n की वैल्यू। अब हम बात करते हैं पहले CH3 वाले के लिए, ठीक है ना। 4 मेथिल CH3 वाले के लिए बात करें तो इसमें देखो स्प्लिटिंग कितनी होगी सिग्नल्स की, n की वैल्यू n की जगह इसके पास वाले कार्बन पे कितने प्रोटॉन है, 2 है, तो इसको हम लिखेंगे 2 प्लस में 1 है, कितना आ गया 3। 3 का मतलब है कि ट्रिपलेट मिलेगा, ठीक है। ट्रिपलेट देखो 1.7 पे, 1.7 पे क्यों आया ये, क्योंकि इसके पास प्लस हाई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। प्लस हाई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ होने से इसका शिफ्ट तो क्या होगा, हाई फील्ड की तरफ हो जाएगा एडजॉर्प्शन तो, लेकिन केमिकल शिफ्ट की वैल्यू वो आएगी हाई फील्ड में जाने से केमिकल शिफ्ट की वैल्यू लो आती है, अपोजिट होता है ये। इस कारण से केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 1.7 पे यहाँ पे आती है, ठीक है। और यहाँ पे आएगी किसका है, CH3 CH2 Br का है, इसको हम A मान रहे हैं और इसको हम B मान रहे हैं। अब यहाँ पे आएगा ट्रिपलेट आ रहा है ना, ट्रिपलेट का मतलब 1:2 मतलब 3 लाइन आएंगी, इसमें बीच वाली लाइन बड़ी होगी, साइड वाली लाइन छोटी होंगी, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये आ गया ट्रिपलेट, ठीक है। अब हम दूसरे की बात करते हैं 4 मेथाइलिन, ठीक है, मेथिलिन 4 मेथिलिन CH2 ग्रुप की बात हो रही है। देखो इसके लिए CH2 ग्रुप के पास वाले ग्रुप पे कितने कार्बन, नेबरिंग प्रोटॉन कितने 3 हैं, प्लस में 1 तो ऐड करना ही है, तो 4 आ गया। 4 का मतलब है क्वार्टेट बनेगा, क्वार्टेट बनेगा, तो देखो ये क्वार्टेट बन रहा है 3.4 पे, क्योंकि इसके पास क्या जुड़ा हुआ है, ये तो प्लस आई इफेक्ट वाला, लेकिन माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है Br, और माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ होने के कारण से इसके सिग्नल्स की शिफ्ट है, ये माइनस आई इफेक्ट वाला जुड़ते ही ये लो फील्ड में आ जाते हैं। लो फील्ड में क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, एडिशन का अवशोषण करते हैं, लेकिन इनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हाई मिलेगी, क्योंकि लो फील्ड में जाते ही केमिकल शिफ्ट हाई होता है, हाई फील्ड में जाते ही केमिकल शिफ्ट की वैल्यू लो होती है। तो ये लो फील्ड में गया माइनस आई इफेक्ट वाले कारण से, इस कारण से इसे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हाई होगी, और 3.4 पे यहाँ पे अपने मिलते हैं क्वार्टेट। क्वार्टेट का रेशियो ये है, इसका मतलब बीच वाली 2 लाइन है, 4 लाइन बनेगी ना क्वार्टेट में, बीच वाले 2 का रेशियो ज्यादा है, साइड वालों का सेम है। यहाँ पे हम बनाएंगे उसको हम ऐसे बनाएंगे, छोटा यहाँ तक का बनाते हैं इसको, ये इससे बड़ा और ये इससे ये सेम है, और लास्ट वाली 2 क्या है सेम है, 3 को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये तो बन गया ट्रिपलेट, और ये क्या बन गया क्वार्टेट। इस प्रकार से NMR स्पेक्ट्रम में सिग्नल्स है आने चाहिए थे 2, लेकिन वो इस प्रकार से स्प्लिट होकर अपने को इस प्रकार से दिखाई देते हैं, इसे ही हम सिग्नल्स की स्प्लिटिंग या स्पिन स्प्लिटिंग है वो कहेंगे। अब देखिए इसमें पीक इंटेंसिटी का ऑर्डर कैसे, मतलब डबलेट आएगा तो रेशियो क्या है, ट्रिपलेट आएगा तो ये रेशियो क्या रहेगा, ये सब हम देखते हैं। इसके टेबल है डायरेक्ट वही याद कर लेना, डबलेट ट्रिपलेट और क्वार्टेट तो इसमें आएंगे, उसी प्रकार से बनना है, ठीक है। एक साइड में हम सिग्नल लिखेंगे और एक साइड में हम रेशियो लिखेंगे। तो इस साइड में हम लिखते हैं सिग्नल्स और इस साइड में लिखते हैं कौन सा, पीक एरिया रेशियो, पीक एरिया रेशियो। और ये बोला है कि उस बाद में लिखाएंगे ये लाइन पीक एरिया, यदि सिग्नल्स एक आता है तो इसका पीक एरिया 1 ही रहेगा, पूरा पूरा फुल आएगा। यदि सिग्नल्स आते हैं इसके अंदर 2, तो 2 वाले को हम क्या बोलते हैं, एक वाले को तो हम बोलेंगे सिंगलेट, 2 वाले को हम बोलते हैं यहाँ पे डबलेट, इसका आता है 1:1, ठीक है। 3 वाले को हम बोलते हैं ट्रिपलेट, इसका रेशियो रहेगा 1:2:1। 4 वाले का आता है क्वार्टेट, 1:3:3:1। अब बनते किस प्रकार से हम वो भी देखेंगे, ठीक है। 5 वाले का आता है क्विंटेट, 1:4:6:2:1। इसका होता है 6 वाले को हम बोलते हैं सेक्सटेट। यहाँ तक बनाने बोलते हैं, आगे वाले रहने देना। 1:5:10:5:10 और हाँ अच्छा हो गया 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
1 10, सो 10 10 आते हैं बीच में, लास्ट वाले 5 5, 10 10 और ये 5 ऐसे आ गए। अब हम इनकी लाइनें बनाते हैं। इसका तो मिलेगा ऐसे ही, इसका मिलेगा 2 लाइन से सेम इंटेंसिटी, इसका मिलेगा ऐसे, बीच वाली लाइन बड़ी, साइड वाली लाइन छोटी। इसका बनता है, साइड वाली लाइन छोटी है, ये वाला देखो 1 2 3 4 लाइन साइड, 5 वाले कैसे बनेगा, थोड़ा आगे बना देते हैं। ऐसे मतलब ये और ये इसकी सेम होनी चाहिए लेंथ, इन दोनों की सेम, इसकी इस वाले में देखो कैसे बनेगा। तो ये हम आते हैं, ये छोटा, फिर ये इससे बड़ा, फिर ये जस्ट इससे बड़ा, फिर ये सेम, फिर ये और फिर ये 10 10 वाले ये, 5 5 वाले ये, 1 1 वाले ये। इस प्रकार से सिग्नल्स की स्प्लिटिंग अब वो हो जाती है। ये रहेगा सिग्नल्स, क्या 1 आएगा तो क्या नाम रहेगा, कैसे इसका इंटेंसिटी रेशियो आएगा, कैसा इसका पीक मिलेगा आपको सिग्नल्स में। ये एनएमआर स्पेक्ट्रा में जो लाइन्स है उसमें ऐसे ड्रॉ किए, इस प्रकार से आपके लगभग, ठीक है, बनाइए इसको। नेक्स्ट में देखें, इसके बाद में कि कुछ कंडीशंस ऐसे, जरूरी नहीं हमेशा सिग्नल्स की स्प्लिटिंग की हो, कुछ कंडीशंस में नहीं होती है। एग्जांपल्स देखें, दो प्रकार के प्रोटॉन एक जैसे एक जैसे दो प्रोटॉन है तो एक दूसरे की वो सिग्नल्स को स्प्लिट नहीं कर देते हैं, एक ही सिग्नल्स बनेगा दोनों का, ठीक है। तो नेक्स्ट आप नोट लगा के लिखेंगे कि फॉलोइंग कंडीशन में, फ्लोइंग कंडीशंस में सिग्नल्स की स्प्लिटिंग नहीं होती है, सिग्नल्स की स्प्लिटिंग नहीं होती है, ठीक है। तो कंडीशन लिख रहे हैं यहाँ पे दो, उन कंडीशन में सिग्नल्स की स्प्लिटिंग है वो नहीं होगी। देखिए उन्होंने लिखा है फॉलोइंग कंडीशंस में सिग्नल्स की स्प्लिटिंग नहीं होती है। फर्स्ट कंडीशन रहेगी ऑल प्रोटॉन्स आर इक्वल, ऑल प्रोटॉन्स आर इक्वल, यानी एक अणु में उपस्थित सभी प्रोटॉन एक जैसे हो तो वहां पे सिग्नल्स की स्प्लिटिंग नहीं होती है, केवल सिंगलेट मिलता है, केवल क्या मिलेगा, सिंगलेट है वो मिलता है। जैसे एग्जांपल्स में लिखे हम इसके बेंजीन, ठीक है। देखिए ये बेंजीन आपकी इस प्रकार से 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए, 6 के 6 हाइड्रोजन एक जैसे हैं, तो केवल इसका एनएमआर रीजन में अपने को क्या मिलेगा, एक ही सिग्नल मिलेगा जो कि सिंगलेट की फॉर्म में होगा। आगे समझ। दूसरा मान लीजिए साइक्लोब्यूटेन ऐसे होता है, चारों जगह क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, सभी का चारों एक जैसे, इस कारण से केवल एक सिग्नल मिलता है, वो सिग्नल कैसा होता है, सिंगलेट फॉर्म में होता है, सिर्फ एक लाइंस बनती है, ठीक है। तो वे कंपाउंड्स या वे मॉलिक्यूल्स जिसमें सारे प्रोटॉन्स इक्वल हो, एक जैसे हो, उनमें सिग्नल्स की स्प्लिटिंग नहीं होती है, एक सिग्नल मिलता है, वो कैसा होता है, सिंगलेट होता है। ये होगी इसके दो एग्जांपल्स। इसके अलावा डाइमेथिल ईथर हो गया, थर्ड एग्जांपल करें इसका, डाइमेथिल ईथर, ठीक है। डाइमेथिल ईथर ऐसे है, CH3O CH3, देखो ये CH3 एक जैसे ना, क्योंकि इस में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये भी एक जैसे हैं तीनों, क्योंकि इसमें जुड़ा है, और ये आपस में भी क्या है, एक जैसे हैं, सेम ग्रुप है CH3 तो ये एक जैसे हैं सारे के सारे, ये 6 के 6 प्रोटॉन एक जैसे हैं, तो इसका भी केवल एक सिग्नल बनेगा एनएमआर में, और वो कैसा होगा, सिंगलेट आएगा। तो ये ठीक है। तो दो कंडीशन बताई इसमें। फर्स्ट कंडीशन वे रहेगी कि वे मॉलिक्यूल्स जिसमें ऑल प्रोटॉन्स आर इक्वल, यानी सारे के सारे प्रोटॉन इक्वल होते हैं, उनमें एक सिग्नल आता है एनएमआर में, और वो कैसा आएगा, सिंगलेट की फॉर्म में आता है। आगे समझ में, ये रहेगी इसकी फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद में देखें इसमें सेकंड कंडीशन क्या रहेगी। सेकंड कंडीशन रहेगी कि यदि कोई प्रोटॉन है उसके नेबरिंग पोजीशन में कोई दूसरा प्रोटॉन है ही नहीं। दूसरी कंडीशन देखो क्या रहेगी इसकी, यदि कोई प्रोटॉन ऐसा हो उसके पास वाली पोजीशन पे दूसरा कोई प्रोटॉन ही नहीं जुड़ा हुआ हो, तो उस
उसके सिग्नल्स की स्प्लिटिंग नहीं होती है। यहाँ पे हम लिखेंगे यदि किसी प्रोटॉन के पास वाली पोजीशन पर कोई प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं हो तो सिग्नल्स की स्प्लिटिंग नहीं होती है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो इसको। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में लिख दिया CH3 CH2 ऑक्सीजन और ये CH3। अब देखो इनकी बात नहीं हो रही, इनकी तो नेबरिंग पोजीशन पे है, ये वाली इसकी बात करते हैं। तो इसमें 3 प्रोटॉन है, तीनों एक जैसे हैं, फिर ये एक जैसे प्रोटॉन है और ये एक जैसे। इस मॉलिक्यूल में ये है एथिल मेथिल ईथर। ठीक है, ये रहेगा एथिल मेथिल ईथर। इसमें क्या है, ये वाला जो मेथिल ग्रुप है ना एक साइड वाला, उसमें जो तीनों प्रोटॉन है ना उसके पास वाली पोजीशन है ये ऑक्सीजन, इसके पास कोई प्रोटॉन नहीं है। पास वाली पोजीशन पे प्रोटॉन नहीं है तो इसके सिग्नल्स की स्प्लिटिंग नहीं होगी। आप बोलो ये है पास, लेकिन ये तो इन दोनों के बीच में तो एक एटम और आ गया ना, जस्ट पास वाली पे होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रोटॉन्स की यहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे हम देखें ना CH2 के प्रोटॉन ऐसे हैं और यहाँ CH3 का एक प्रोटॉन यहाँ लिख दिया। मान लीजिए 1 2 3 4 हो गए, इसके बीच में 4 बॉन्ड आ गए। और ये वाली जो कपलिंग होती है 4 बॉन्ड तक अलाउड नहीं होती, केवल 2 बॉन्ड तक ही अलाउड होती है ये वाली। ठीक है, 2J या 3J कपलिंग हो जाती है, लेकिन 4J कपलिंग कभी नहीं होती। 2J का मतलब यहाँ इसके साथ जुड़ा हुआ तो 1 2 3 3J कपलिंग थी, दोनों प्रोटॉन आपस में कपलिंग कर लेते, लेकिन इससे प्रोटॉन ही नहीं है तो ये कपलिंग नहीं करेंगे। तो देखो इसका सिर्फ क्या मिलेगा आपको, एक सिग्नल मिलेगा और वो किस फॉर्म में होगा, सिंगलेट होगा। हालांकि ये वाले आपस में कपलिंग करके वो स्प्लिटिंग होगी, डबलेट ट्रिपलेट वगैरह जो भी वो बनेंगे, लेकिन इसके नहीं बनेंगे। तो ये किसी प्रोटॉन के पास वाले पोजीशन पर कोई प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं हो तो सिग्नल्स की स्प्लिटिंग नहीं होती है। इस केस में इन वाले प्रोटॉन्स के सिग्नल्स की स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं होती। तो हमने बोल दिया ये 2 कंडीशन है, सारे प्रोटॉन्स इक्वल हो और या फिर नेबरिंग पोजीशन पे कोई प्रोटॉन नहीं हो, तो इन दोनों ही कंडीशन में सिग्नल्स की स्प्लिटिंग नहीं होती है। तो अभी देखें नेक्स्ट इसके अंदर ये हो गया स्पिन स्प्लिटिंग। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना स्प्लिटिंग कांस्टेंट, कपलिंग कांस्टेंट। नेक्स्ट लिखिए आप कपलिंग कांस्टेंट, हिंदी में इसका नाम रहता है युग्मन स्थिरांक। इसको शो करते हैं हम, डिनोट करते हैं जे से। कपलिंग कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, जे से बोलते हैं। अब देखिए इसके अंदर होता क्या है, तो कोई भी आपका सिग्नल है वो स्प्लिट हो गया, स्प्लिट होके वो इस प्रकार से बन गया 2 में, डबलेट बन गया। तो इसके और इसके ये 2 शिखर बन गए, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम कपलिंग कांस्टेंट के नाम जानते हैं। इसमें ये डबलेट को मल्टीप्लेट बोल सकते हैं, तो यहाँ पे बोलते हैं मल्टीप्लेट में, डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, मल्टीप्लेट कब बनेगा, जब सिग्नल्स की स्प्लिटिंग होगी। तो मल्टीप्लेट में 2 पीक के शिखर पॉइंट्स के सेंटर पॉइंट्स के बीच की दूरी, बीच की डिस्टेंस बोले या बीच की दूरी कपलिंग कांस्टेंट या युग्मन स्थिरांक जे कहलाती है। ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। किसी भी मल्टीप्लेट में, हो सकता है डबलेट हो ट्रिपलेट हो कुछ भी हो, तो किसी भी मल्टीप्लेट में 2 शिखर है, एक तो ये शिखर है, ये दूसरा शिखर है, इन दोनों शिखर के केंद्र बिंदु ये वाला है, इसका केंद्र बिंदु ये वाला है। तो यहाँ ये डिस्टेंस देखें या फिर यहाँ ये डिस्टेंस देखें, सेम ही तो है ना। तो किसी मल्टीप्लेट में
दो शिखर के दो पीक बने, दो शीर्ष बने, दोनों पीक के शिखर पॉइंट्स के केंद्रों के बीच की दूरी को, या फिर ऐसे बोलते हैं कि मल्टीप्लेट में दो शिखर पॉइंट्स के या दो शिखर बिंदुओं के केंद्रों के बीच की दूरी को कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं। जैसे इसे हम डिनोट करते हैं, तो ऐसे इस में एक शर्ट बना लिखते ना, ये सिग्नल सा है डबलेट का, और इसमें इस प्रकार से दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, कपलिंग कांस्टेंट जे के नाम से लिखते हैं। और ये इसकी जो यूनिट्स होती है कपलिंग कांस्टेंट की, वो होती है हर्ट्ज में, ऐसे लिखते हैं हर्ट्ज को HZ, ठीक है। और इस डिपेंड किस पे करता है ये, तो डिपेंड की बात है तो ये प्रोटॉन के केमिकल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं। कपलिंग कांस्टेंट प्रोटॉन्स के केमिकल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि उसके आसपास किस प्रकार के ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो कपलिंग कांस्टेंट प्रोटॉन्स के केमिकल इन्वायरमेंट्स पर डिपेंड करता है। इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि NMR स्पेक्ट्रा बनाने के लिए हमने जो अपरेटस लिया है वो अपरेटस 60 मेगाहर्ट्ज का है या 600 मेगाहर्ट्ज का है, ठीक है। तो कपलिंग कांस्टेंट और प्रोटॉन्स के रासायनिक वातावरण पर डिपेंड करता है, और कपलिंग कांस्टेंट इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि NMR स्पेक्ट्रा बनाने के लिए हमने जो अपरेटस काम में लिया है वो अपरेटस 60 मेगाहर्ट्ज का है या 600 मेगाहर्ट्ज का है। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता कपलिंग कांस्टेंट पे। फर्क इससे पड़ता है कि प्रोटॉन जिसकी सिग्नल्स में स्प्लिटिंग हुई है उसके आसपास किस प्रकार के ग्रुप जुड़े हुए हैं, उसके ऊपर कपलिंग कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है, ठीक है। ये रहेगा इसका कपलिंग कांस्टेंट। देखिए इसमें अभी बोला दो पास पास वाले प्रोटॉन्स हैं और उन प्रोटोनों का हमने केमिकल शिफ्ट करवा लिया, कपलिंग कांस्टेंट ही चल रहा है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, मान लीजिए दो एकदम पास पास वाले प्रोटॉन्स है, उन प्रोटॉन्स में आपस में क्या हो गया, दो कंडीशंस बनते हैं। फर्स्ट कंडीशन है यदि निकटवर्ती प्रोटॉन्स की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू में अंतर, जिसे हम लिखते हैं डेल्टा V से, का मान ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, तो कपलिंग कांस्टेंट को ए अक्ष से डिपेंड करते हैं, ए अक्ष से डिनोट करते हैं। ए अक्ष से डिनोट करने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ए अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले आता है, अक्ष लगभग लास्ट में आता है, एक्स वाई जेड दो आते हैं। तो जब दो प्रोटॉन्स हैं उनके सिग्नल्स बने, दूर दूर बने, दोनों के केमिकल शिफ्ट में जो डिफरेंस है डेल वी, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, तो कपलिंग कांस्टेंट को हम किसे डिनोट करते हैं, ए अक्ष से डिनोट करते हैं। ए अक्ष का मतलब है कि जब सिग्नल्स दूर दूर है तो इसे कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या लिखेंगे, हम दूर दूर से लिखेंगे। जैसे कि इस प्रकार से सिग्नल्स बने अपने, एक डबलेट बन गया यहाँ पे, दूसरा जाके बन गया यहाँ पे, ये बन गया। अब देखो इसकी और यहाँ की डिस्टेंस डेल वी की वैल्यू ज्यादा है ना दोनों के बीच में, ये देखो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या ज्यादा, सेंटर पॉइंट लेते हैं इनका, और यहाँ पे इसका ये सेंटर पॉइंट लेते हैं, तो ये डिस्टेंस ज्यादा ना, तो यहाँ पे कपलिंग कांस्टेंट ये वाला ही रहेगा, इसका कपलिंग कांस्टेंट ये वाला रहेगा। दो प्रोटॉन है पास वाले प्रोटॉन, लेकिन उसका NMR में सिग्नल्स दूर दूर आ रहे हैं, ये वैल्यू ज्यादा होने के कारण से यहाँ पे जो सिग्नल्स की वैल्यू को जेड ए एक्स से डिनोट कर दिया, इस प्रकार से जेड ए एक्स और जेड ए एक्स, इसको हम ए मान लेंगे और इसको हम क्या मान लेंगे, अक्ष मान लेंगे। आगे समझ में ये रहेगा, यहाँ पे इसको हम ये वाली वैल्यू को हम डेल्टा ए एक्स भी बोल सकते हैं, केमिकल शिफ्ट के ये डिफरेंस है बीच में दोनों का, तो इसको हम डेल वी से भी लिख सकते हैं, इनकी एक ही बात है। ये एग्जांपल आता है इसमें Cl2 CH C डबल बॉन्ड OH, इस वाले पे ये डिपेंड करता है। तो इसके प्रोटॉन के कारण से पास वाला ये प्रोटॉन जुड़ा हुआ है, तो N+1 से इसका भी डबलेट, इसमें N+1 से इसका भी क्या था, डबलेट, दोनों के डबलेट है लेकिन दूर दूर प्रेजेंट होंगे, क्योंकि इस वाले तो पास में क्या है, दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस कारण से इस केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हाई यहाँ पे मिलेगी, इस वाले की लो पे वहां पे चले जाएगी।
आगे समझे, ये रहेगा। नेक्स्ट यदि ऐसा हो रासायनिक शिफ्ट का अंतर कम हो, ऐसे वालों में क्या होता है जिसमें ये डिफरेंस ज्यादा होता है, उनके द्विक जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेगुलर होते हैं। ऐसे में जो द्विक मिले या जो सिग्नल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेगुलर होते हैं, नियमित। देखो दो सेम लंबाई की लाइन्स आ गई। ऐसा हो ना कि दो दूर दूर मिल रहे हैं तो उसमें सिंगलेट या फिर जो सिग्नल्स होते हैं ना वो रेगुलर होते हैं, नियमित होते हैं। और दूसरी कंडीशन कौन सी आती है, यदि निकटवर्ती प्रोटॉन्स की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू का अंतर या उस अंतर का मान कम हो तो कपलिंग कांस्टेंट को हम निकटवर्ती अंक ए बी से डिनोट करते हैं। मान लीजिए हम ये वैल्यू माने कमी है, ए बी लिख देंगे, इस बार इसको भी ए बी लिख देंगे, इस बार इसको भी बी लिखेंगे। इसको कब लिखेंगे, जब इन दोनों की वैल्यू में हम दिखा दें लेकिन अंतर कमी है। वापिस बनाना तो पड़ेगा, वापिस बनाते हैं इसको। मान लीजिए सिग्नल्स के बीच में डिस्टेंस कम हो, जैसे कि ये वाला है सिग्नल्स, ऐसे है। देखो ये वाले और ये वाले, इस बार ये डिस्टेंस जिसको हम डेल्टा ए बी बोल सकते हैं, यहाँ पे हम मान लें उसका कपलिंग कांस्टेंट जे ए बी, इसको ए मान लेंगे। यहाँ वाले का सेंटर पॉइंट के बीच की डिस्टेंस देख रहे हैं हम, तो चाहिए इससे ऊपर जाए ना जाए, जे ए बी, और इसको मान लिया बी। अब बोला कि ऐसे जो बनेंगे ना उसको हम ए बी से डिनोट करते हैं, पास पास में ए बी से डिनोट कर दिया। लेकिन इसमें होता क्या है, इसके जो सिग्नल्स आते हैं वो इरेगुलर होते हैं, अनियमित। इरेगुलर या अनियमित सिग्नल्स है वो यहाँ पे बन रहे हैं, जिसमें साइड वाले सिग्नल्स क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे। देखो ये वाला, ये साइड वाले सिग्नल्स जो छोटे हैं लंबाई में, और ये बीच वाले क्या रहेंगे, इसमें बड़े रहेंगे। इसमें जो सिग्नल्स बनेंगे वो इरेगुलर होंगे, साइड वाले छोटे होते हैं और बीच वाले क्या होंगे, बड़े होते हैं। ये आपको लिखना है, दो कंडीशंस होगी इसके अंदर। ये बोला जैसे जैसे सिग्नल्स मेरे कम होते जाएंगे, ये वाली जो सिग्नल्स है उसके बीच में डिफरेंस कम हो जाएगा, वैसे वैसे आपस में आगे लास्ट में ये एक सिग्नल ही बन जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ, देखना इस प्रकार से है। डेल्टा वी की वैल्यू की बात कर रहा है ये, जैसे जैसे ये डेल्टा वी की वैल्यू कम होती जाएगी लास्ट में एक सिग्नल एक ही बन जाएगा। ठीक है, पहले देखो यहाँ पे था, ये बना था सिग्नल्स, उसके बाद में थोड़ा पास में आ गए तो ये वाला और ये वाला, और उसके बाद में ये वाला और ये वाला, ऐसे उसके बाद में और पास में आ गए, ऐसे। देखो ऐसे यहाँ दो डबलेट दिखे थे ना, ये भी डबलेट जैसे, लेकिन ये वाला जैसे कि क्वार्टेट 4 लाइन्स बन गई। जैसे जैसे यहाँ पे जो ये डेल्टा वी की वैल्यू हम बोल रहे हैं, ये डेल्टा वी की वैल्यू जैसे जैसे डिक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे सिग्नल से लास्ट में तो एक ही दिखा गया वो, ये आते आते आपको ऐसे ये दोनों आपस में मिक्स हो गई, इस बार ऐसे ट्रिपलेट बन गया। अब पास में रहती और पास में गया तो ये इस प्रकार से लास्ट में एक सिग्नल बनने लगते हैं। तो ये बोला कि जैसे जैसे सिग्नल्स के बीच की डिस्टेंस डेल्टा वी की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं वो भी क्या होते जाते हैं, सिग्नल्स, नंबर ऑफ सिग्नल्स की संख्या वो भी डिक्रीज होती जाती है। इस पर यहाँ अपने दो डबलेट दिख रहे थे, फिर लास्ट में यहाँ क्वार्टेट, फिर लास्ट में सिग्नल बनने लग गया। अपने को चाहिए तो डबलेट ही रहे, तब क्या करते हैं हम हाई मेगा हार्टेज का क्या लेते हैं, यहाँ पे ऑपरेटर्स लेते हैं, चुंबकीय जो चुंबकीय क्षेत्र अप्लाइड करते हैं, या फिर जो हम एनएमआर स्पेक्ट्रा बनाने के जो ऑपरेटर्स लेते हैं वो ऑपरेटर्स हम ज्यादा क्वालिटी का लेते हैं। जैसे मेगा हार्टेज 60 का, उस 600 का, तो 660 मेगा हार्टेज वाले ऑपरेटर्स में तो ये दो ऐसे क्वार्टेट के रूप में दिखेंगे। इनको अपने को लो डेल्वी की वैल्यू पे डबलेट के रूप में ही देखना है, तब हमें इसकी जो ये वैल्यू होती है ऑपरेटर्स की, इसको बढ़ाना है। यहाँ पे हम अधिक मेगाहर्ट्ज वाले ऑपरेटर्स का यूज करके इसे हम दो डबलेट को ही कंटिन्यू यहाँ तक रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है कि ऑपरेटर्स चाहिए हम 60 मेगाहर्ट्ज का ले चाहे 600 मेगाहर्ट्ज का ले, इससे कपलिंग कांस्टेंट जे तो अनइफेक्ट रहता है, क्योंकि कपलिंग कांस्टेंट जे इस पे प्रभावित ही नहीं करते हैं, चाहे 60 का ले चाहे 600 मेगाहर्ट्ज का ले।
तो ज्यादा क्वालिटी का लेंगे ना तो अपने को लास्ट में दो डबलेट हो अलग अलग सेपरेट होकर दिखने लगेंगे और उससे जे की वैल्यू पे कोई भी फर्क है वो नहीं बढ़ता है। इस कारण से हाई क्वालिटी वाले ऑपरेटर्स का यूज है यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना एरियाज ऑफ सिग्नल, संकेतों के क्षेत्र, एरियाज ऑफ सिग्नल, संकेतों के क्षेत्र, ये हम करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना।